ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। प्राचीन काल से ही लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। यदि हम सुनिश्चित कर लें कि पर्याप्त मात्रा में वृक्ष लगाते रहेंगे तो जलाने की लकड़ी की निरंतर आपूर्ति संभव हो सकती है। हम ईंधन के रूप में उपलों के दहन से भली भांति परिचित हैं। भारत में पशुधन की विशाल संख्या भी हमें ईंधन के स्थायी स्रोत की उपलब्धता के बारे में आश्वस्त कर सकती है। चूँकि यह ईंधन पादप एवं जंतु उत्पाद हैं, इसलिए इन ईंधनों के स्रोत को हम जैव मात्रा कहते हैं। लेकिन बच्चों, यह ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते तथा इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है। इसलिए इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा आवश्यक है। बच्चों, गोबर फसलों के काटने के बाद बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट जैसे विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस अर्थात जैव गैस निकलती है। चूँकि इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला आरंभिक पदार्थ मुख्य तौर पर गोबर है, इसलिए इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। बायोगैस प्लांट में ईंटों से बनी गुंबद जैसी संरचना होती है। जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल, जिसे करदम अर्थात स्लरी कहते हैं, बनाया जाता है, जहां से इसे संपाचित्र में डाल देते हैं। संपाचित्र अर्थात डाइजेस्टर चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। संपाचित्र में अवायवीय सूक्ष्म जीव, जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन कर देते हैं और यह अपघटन प्रक्रम पूरा होने के पश्चात हमारे पास गैसें बनती हैं, जिनका नाम है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड। इन सभी गैसों को संपाचित्र के ऊपर बनी गैस टंकी में संचित किया जाता है। जैव गैस को एकत्रित रूप में बायोगैस कहा जाता है। बच्चों, जीवकुंज के अपघटित होने के कारण जीवकुंज फैल जाता है और बनी हुई बायोगैस स्लरी पर दाब डालती है। इस दाब के कारण स्लरी निकास टंकी में चली जाती है। इस शेष स्लरी के अंदर यौगिकों के रूप में नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए इसका उत्तम खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस संपचित्र ऊपर बनी गैस निकासी पाइप के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और उपयोग किया जाता है। बच्चों, आओ अब हम बायोगैस के कुछ लाभ के बारे में जानें। बायोगैस प्लांट अर्थात संयंत्र बनाना आसान है और इसको गांव क्षेत्रों में भी आसानी से बनाया जा सकता है। बायोगैस एक अच्छा ईंधन है। यह धुआं उत्पन्न किए बिना ही जलता है। लकड़ी, चारकोल और कोयले के विपरीत इसके जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट शेष नहीं बचता। इसकी तापन क्षमता उच्च होती है। बायोगैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। बच्चों, जैसे हमने पहले भी देखा कि शेष बची स्लरी उत्तम खाद के रूप में भी काम आती है। यह एक ऊर्जा का सुविधाजनक भरपूर स्रोत है और साथ ही अधिक पदार्थों के निपटान का सुरक्षित ढंग भी है। और बच्चों, बायोगैस गांव के क्षेत्रों में लकड़ी के ईंधन के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है, इसलिए जंगलों की कटाई भी कम होगी अथवा जंगलों की कटाई पर रोधकता लग सकती है। पवन ऊर्जा। पवनों की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उपयोग में लाया जाता है। इस कार्य के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जाता है।
किसी एकल पवन चक्की से उत्पन्न विद्युत बहुत कम होती है, जिसका व्यापारिक उपयोग संभव नहीं है। इसलिए किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं तथा इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सूर्य से प्रकाश किरणों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकाश ऊर्जा को ताप ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उपयोग में लाया जाता है। सौर ऊर्जा के उपयोग। मानव के लिए सौर ऊर्जा के दो मुख्य उपयोग हैं, सौर कुकर तथा सौर पैनल। सौर कुकर। सौर कुकर वह उपकरण है जिसमें सौर ऊर्जा को भोजन पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। बच्चों, आइए देखें कि सौर कुकर किस प्रकार बनाया जाता है। इसके लिए हमें एक लकड़ी का डिब्बा, एल्युमिनियम शीट, काला पेंट, अवतल दर्पण, कांच की शीट, 2 जंजीरें, लकड़ी का ढक्कन और भोजन रखने के लिए बर्तन चाहिए। लकड़ी का डिब्बा लें। इसी माप का एल्युमिनियम शीट का बक्सा बनाकर उसे अंदर से काला पेंट कर दें। अब एल्युमिनियम के बक्से को लकड़ी के डिब्बे में फिट कर दें। लकड़ी के ढक्कन में अवतल दर्पण लगाएं और जंजीरों की सहायता से ढक्कन को बक्से या डिब्बे के साथ जोड़ दें। डिब्बे को कांच की शीट के साथ ढक दें। यह कांच की शीट सूर्य प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने में सहायता करती है और अवतल दर्पण सूर्य किरणों को शीट पर फोकस करने में सहायता करता है। बच्चों, हमारा सौर कुकर बनकर तैयार हो गया है। इसमें अब भोजन पकाया जा सकता है। भोजन पकाने वाले बर्तनों को भी बाहर से काला पेंट कर लें। अब इन बर्तनों में पकाने वाला भोजन रखकर डिब्बे के अंदर रख दें। सौर कुकर को सीधे सूर्य प्रकाश में रखें। अवतल दर्पण की स्थिति को इस प्रकार सेट करें ताकि सूर्य किरणों का बड़ा पुंज कांच की शीट पर सीधा फोकस हो। सूर्य किरणें कांच शीट से होती हुई भोजन के बर्तनों पर पड़ती हैं और कांच की शीट इन किरणों को डिब्बे से बाहर निकलने नहीं देती। इस प्रकार सूर्य किरणें डिब्बे में एकत्रित हो जाती हैं और ताप के साथ हमारा भोजन पक जाता है। सौर कुकर के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान प्राप्त किया जा सकता है। सौर सेल पैनल। सौर सेल वह उपकरण है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब अधिक संख्या में सौर सेलों को जोड़ते हैं तो यह अवस्था सौर सेल पैनल कहलाती है, जिससे व्यवहारिक उपयोग के लिए आवश्यक विद्युत प्राप्त हो सकती है। धूप में रखे जाने पर प्रत्येक सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट तक वोल्टता विकसित कर सकता है तथा लगभग 0.7 वॉट विद्युत उत्पन्न हो सकती है। सौर पैनल से उत्पन्न होने वाली विद्युत को उपयोग बैटरियों को चार्ज करने के लिए भी किया जा सकता है। सौर सेल का सबसे प्रथम उपयोग यांत्रिक विमानों में किया गया था। सौर पैनल रेडियो, टीवी, फ्रिज और ट्रैफिक सिग्नलों में भी उपयोग किए जाते हैं। आजकल बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में गली की बत्तियां जगाने के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है। यदि राजस्थान के रेतीले क्षेत्रों में सौर सेल लगा दिए जाएं, तो पूरे देश की विद्युत समस्या को खत्म किया जा सकता है। आइए बच्चों, अब हम सौर पैनल को उपयोग करने के लाभ जानें। सौर पैनल केवल सौर ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, जो कि ऊर्जा का एक नवीकरणीय संसाधन है। सौर सेल सूर्य किरणों की कम तीव्रता में भी कार्य कर सकते हैं।
एक बार बनाने के पश्चात इन पर कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता, परंतु लाभ के साथ साथ सौर सेल उपयोग करने के कुछ नुकसान भी हैं। सौर सेल के साथ केवल सीधी विद्युत धारा ही प्राप्त की जा सकती है। इन्हें बनाने में बहुत खर्चा हो जाता है। समुद्रों से ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। समुद्रों से ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। तरंग ऊर्जा, समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसी ढंग से ट्रैप किया जा सकता है। तरंग ऊर्जा का वहीं पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहां तरंगे अत्यंत प्रबल हों। महासागरीय तापीय ऊर्जा, समुद्रों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा गर्म हो जाता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा अर्थात जियोथर्मल एनर्जी, वह ऊर्जा जो भूमि के अंदर ताप के रूप में पृथ्वी के अंदर होती है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूमि में परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है, जहां इसका दाब अत्यधिक हो जाता है। तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है। उच्च दाब पर निकली यह भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत उत्पादन करते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा मध्य प्रदेश में है। बच्चों, कभी कभी भाप बनने से पहले गर्म जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। इन निकास मार्गों को गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा अर्थात न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन में बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। इस प्रक्रिया में से निकलने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा की हानियाँ, नाभिकीय विकिरणों के आकस्मिक रिसाव का खतरा भी बना रहता है। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की अत्यधिक लागत, पर्यावरणीय प्रदूषण तथा यूरेनियम की सीमित उपलब्धता भी नाभिकीय ऊर्जा की एक बड़ी हानि है। दोहराई, प्रति एकांक पुंज अधिक कार्य करना, आसानी से मिलना, आसानी से भंडार होना, सस्ता होना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेकर जाना ऊर्जा के उत्तम स्रोत के गुण हैं। जीवाश्मी ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। जीवाश्मी ईंधन बनने के लिए विशेष तापमान, समय और विशेष दाब की आवश्यकता होती है।
तापीय विद्युत संयंत्र में रासायनिक ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बायोगैस एक अच्छा ईंधन है। यह धुआं उत्पन्न किए बिना ही जलती है। सौर ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलकर भोजन पकाने में सहायता करना सौर कुकर का सिद्धांत है। समुद्री ऊर्जा की 3 किस्में हैं: ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको इनके उत्तर आते ही होंगे। मेरा पहला प्रश्न, ऊर्जा के उत्तम स्रोत के कोई 3 गुण लिखें। तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत के 3 गुण हैं: आसानी से भंडार होना, प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक कार्य करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेकर जाना। मेरा अगला प्रश्न है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जल, नाभिकीय ऊर्जा तथा पवन। अब मैं आपसे कुछ रिक्त स्थान पूछूंगी। मेरा पहला रिक्त स्थान, सौर कुकर डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में बदलता है। तो सौर कुकर कौन सी ऊर्जा को बदलता है? सौर ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है। मेरा अगला रिक्त स्थान, बायोगैस प्लांट में जल और गोबर के मिश्रण को डैश कहा जाता है। इसका सही उत्तर है स्लरी। अगला रिक्त स्थान, वह ऊर्जा जो भूमि के अंदर ताप के रूप में उपस्थित होती है उसे डैश ऊर्जा कहा जाता है। इसका सही उत्तर है भूतापीय ऊर्जा। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है? और आपके विकल्प हैं कोयला, पेट्रोलियम तथा सौर ऊर्जा। तो इनमें से सही उत्तर है सौर ऊर्जा। मेरा अगला प्रश्न, सौर कुकर में उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है, सही अथवा गलत? तो यह कथन गलत है।